बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा जनरेशन गैप काम कर रहा था इस देश के अंदर। बुजुर्गों को शिकायत थी कि नौजवान हमारी बात को सुनते नहीं है, और युवाओं को लगता था कि इन बुजुर्गों की बात का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, हमारे को कैरियर बनाना है। लेकिन आपने देश के अंदर जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आपने चालू किया, तब उस आंदोलन के चलते उम्र की जो सीमा थी, जो बंधन था, वो पूरा टूट गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक साथ नाना भी, दादा भी, बेटा भी, पोता भी, सब लोग एक साथ अन्ना जी के अनशन के साथ में शामिल होते थे। सुबह आते थे और शाम को 4-4 पीढ़ियां वापस जाया करती थी। ये हमने अपनी आंखों से कई दिन तक रामलीला मैदान में देखा। मैं तो इस यात्रा में केवल मध्य प्रदेश से शामिल हुआ, लेकिन संतोष भारती जी, विनोद सिंह जी ये बताते हैं कि चारों राज्यों के अंदर जो स्थिति रामलीला ग्राउंड की थी कि पूरी की पूरी 3-4 पीढ़ियां इकट्ठा होकर के अन्ना को सुनने के लिए आती हैं, अन्ना को देखने के लिए आती हैं। अन्ना कहते हैं इस मुल्क के लोगों के साथ 60 साल पहले धोखा हुआ, और बिल्कुल सही कहते हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय संविधान सभा बनी। यहाँ वकील साहबान हैं, कोई वकील है यहाँ पे? कुछ लोग हैं वकील, तो यहाँ पूरे ड्रेस में हैं। अनुराधा जी भी हैं जी, आराधना जी भी हैं। संविधान की किताब खोलिए, और ये अन्ना कहते हैं तब ज्यादा अच्छा लगता है, पर मैं लालच रोक नहीं पा रहा हूं। संविधान की किताब खोलिए, या जो लोग इंटरनेट खोल सकते हो, कमलनाथ जी के शहर में आज की रात तो असंभव है क्योंकि हम ही नहीं खोल पाए, आप लोग कहां से खोल पाओगे। अगर इंटरनेट खुले, उस पर भारतीय संविधान डालिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में डालिए, और उसमें तलाशिए कहीं राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द है क्या? आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की कल्पना नहीं की, संविधान में उनको स्थान नहीं दिया। संविधान में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को स्थान दिया। संविधान में यह भी नहीं लिखा कि जनता का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल करेंगे। जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनेगी और वो प्रतिनिधि सरकार बनाए। ये संविधान निर्माताओं की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, श्री राजगोपालाचारी की कल्पना थी, पंडित नेहरू की कल्पना थी उस समय। लेकिन सन 52 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जनता के प्रतिनिधि चुने हुए नहीं आए, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव आए, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लोकसभा में गए। ध्यान नहीं दिया लोगों ने। आजादी के नशे में चूर थे हम, खुमारी में थे। लेकिन आज पता चलता है कि उस चूक के को लेकर के आवाज न उठाना, उस चूक के ऊपर ध्यान न देना कितना बड़ा धोखा हो सकता है। और जानते हैं वो धोखा क्या हुआ? धोखा ये हुआ कि आज राजनीतिक पार्टियों ने लोकतंत्र को ही अपने में कैद कर लिया। आपके हक, आपके हित, आपके सवाल, आपके दर्द, आपके आंसू सब राजनीतिक दलों के रहमो करम पर हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो। और क्या हो रहा है? होते होते वो जो वहां बेईमानी हुई, आज पूरी की पूरी संसद देश की जनता के खिलाफ है। वो संसद जिसमें आपका भी सांसद बैठता है, जनता के हितों के खिलाफ है। कैसे? जब अन्ना ने अनशन किया, सारे देश में तूफान आ गया, हर जगह जुलूस, धरने शुरू हो गए। अन्ना ने कहा जन लोकपाल पास करो। जब सारे देश में लोग खड़े हो गए तो सरकारों को डर लगा, राजनीतिक दलों को डर लगा, कहीं ऐसा न हो कि अन्ना को कुछ हो जाए या कहीं भूख अनशन की वजह से चक्कर आ जाए
तो इस देश के लोग राजनीतिक दलों का सड़कों के ऊपर उनके नेताओं का चलना दूभर कर देंगे। संसद की बैठक हुई, संसद की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ और उस संसद की बैठक में सभी लोग थे। प्रस्ताव पास हुआ कि हम सख्त जन लोकपाल लाएंगे। कौन कौन थे संसद की बैठक में? श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, शरद यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, इन सब लोगों ने मिलकर के एक प्रस्ताव पास किया, देश की जनता से वायदा किया कि सख्त जन लोकपाल लेके आएंगे। नहीं लाए, 2 साल हो गए। ये पूरी संसद हिंदुस्तान के लोगों के साथ झूठ बोलने की अपराधी है। हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता की अपराधी हमारी आज की संसद है। झूठ बोला इसने। इसीलिए अन्ना ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा है कि आप झूठ बोलते हैं, आप लोकपाल लाएंगे, आप नहीं लाए, अब मैं दोबारा अनशन पर बैठ सकता हूं। और इसके लिए अन्ना आपको 2011 का धन्यवाद देने और नए संघर्ष का निमंत्रण देने के लिए आए हैं। अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। अन्ना की लड़ाई आपके बल पे चल रही है। अन्ना के पीछे कोई पूंजीपति नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अन्ना आप लोगों के दम के ऊपर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस ताकत ने दिखा दिया है कि भारत की संसद भी 120 करोड़ लोगों के आगे झुक सकती है। अब सिर्फ संसद को झुकाने का सवाल नहीं है, इस मुल्क को राजनीतिक दलों के हाथों से छुड़ाने का सवाल है। अगर राजनीतिक दल नहीं सत्ता में से हटे, सारे, न भ्रष्टाचार कम होगा, न महंगाई कम होगी, न बेरोजगारी खत्म होगी। क्योंकि इस महंगाई की, इस भ्रष्टाचार की, इस बेरोजगारी की जड़ में ये सारे राजनीतिक दल हैं जो सत्ता के हिस्सेदार हैं। क्योंकि अब इनके लिए भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। अब 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ का सवाल नहीं है। अब 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1,76,000 करोड़, 26 लाख करोड़ तक रकम पहुंच गई है। अगले संसद का सत्र शुरू होने तक कौन सा खुलासा आ जाएगा और कितने लाख करोड़ में रकम पहुंच जाएगी, कोई नहीं जानता। ये सारे आंकड़े भारत सरकार के लेखा नियंत्रक के आंकड़े जो मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं एक पत्रकार हूं, जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, आप ये माने कि मैं सही कह रहा हूं, नहीं तो मैं यहां चैलेंज देके जा रहा हूं उन लोगों को जिनको भरोसा नहीं है, इसका काट निकाल के मेरे पास भेजें, मैं उसे आपकी फोटो के साथ अपने अखबार में छापूंगा। दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं लोगों के हित के खिलाफ हैं। इसीलिए अन्ना कहते हैं, एक तरफ राजनीतिक दलों की गुलामी से इस देश को आजाद कराना है ताकि दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो सके। और इस आजादी की लड़ाई के मायने भी बिल्कुल साफ हैं। भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, खराब शिक्षा व्यवस्था और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था से आजादी। हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी को नए सिरे से खुशहाल बनाना, ये उस दूसरी आजादी की लड़ाई का लक्ष्य है। मैं आपसे कह रहा था, अन्ना को जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके दम पर लड़ रहे हैं। और ये आखिरी बात ध्यान से सुनिए, अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए अन्ना को सिपाहियों की जरूरत है। उन सिपाहियों का वक्त चाहिए, पूरी जिंदगी नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी का सिर्फ 1 साल चाहिए। किसी भी उम्र के लोग हों, माताएं बहनें हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, लेकिन अगर इस मुल्क को बदलने का हौसला बचा हुआ है, अगर अन्ना में विश्वास है, भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत है, एक कागज के ऊपर अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे पास यहां भिजवा दीजिए। अन्ना आपको 1 महीने के भीतर अपने यहां बुलाएंगे, बुला करके आपसे बातचीत करेंगे और फिर आपको किस मोर्चे पर लड़ना है ये तय करेंगे। इसके लिए आप अपना नाम मुझे भेजें। और 2 काम और, यहां बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, जिनको आप जानते हैं उन्हें जरूर बताएं अन्ना ने क्या कहा। वंदे इंकलाब। धन्यवाद। आदरणीय भारती जी,
सुनीलम जी, आदरणीय वैश्विक, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय व्यक्ति, सभी माता बहनें और भाइयों, जनतंत्र मोर्चा, ये जनतंत्र यात्रा जो निकली है, पंजाब से शुरुआत हुई, जालियांवाला बाग, और जालियांवाला बाग से जब यात्रा शुरू होगी, उसी टाइम ने हम लोगों ने वहाँ की मिट्टी अपने माथे पर लगाई और प्रतिज्ञा की कि जब तक जिएंगे समाज और देश की सेवा के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश की सेवा करते करते मरेंगे। ये हम निर्णय लिया जी, क्योंकि मेरा उम्र था 26 साल का, यंग था मैं। उसी टाइम पर मेरे सामने यही प्रश्न कि क्या चक्कर है। एक स्वामी विवेकानंद की किताब हाथ में आई, उसका प्रभाव जीवन में आ गया और जीवन का अर्थ समझ गया था कि हर इंसान के लिए जीवन मिला सेवा के लिए मिला। सेवा, वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा, ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। ये मुझे पता चला और 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा आगे का जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगा, शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं निर्णय लिया कि शादी में नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे। गांव में घर है, 40 साल हो गए घर में गया नहीं। मेरे भाई है 3, उनके बच्चों का नाम क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कहीं बैंक बैलेंस नहीं रखा। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिले, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसको भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उसमें से जो ब्याज आता है 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जीना है समाज के लिए, देश के लिए, और मरना है समाज और देश के लिए। भ्रष्टाचार के कारण हमें जो विकास की योजना अपनानी है, 1 रुपये से 10 पैसा गांव में नहीं जा रहा, कैसे विकास होगा देश का। इसलिए ये मैं जीवन में निर्णय लेकर इस काम के लिए आगे बढ़ा। अभी जो सुनीलन ने बताया कि महाराष्ट्र में मैंने जितने भी आंदोलन किए, उसमें पहला जो महत्वपूर्ण आंदोलन हो गया सूचना का अधिकार। 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया हम, प्रजासत्ताक दिन। जिस दिन प्रजासत्ताक मनाया उसी दिन प्रजा इस देश के मालिक हो गई। सरकारी तिजोरी उनकी है, जनता की है। पूरी जनता उस तिजोरी का नियोजन नहीं कर सकती, इसलिए हम प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया। प्रातिनिधिक लोकशाही, जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजिए नियोजन करने के लिए। तो हम राज्य में भेजे एमएलए साहब को और सेंट्रल में भेजे एमपी साहब को कि हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है। आप हमारे प्रतिनिधि बनकर जाइए, हमारे सेवक बनकर जाइए, हमारे ट्रस्टी बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का सही व्यवस्थापन करिए, बोल के हम भेजा इनको। आज जितने ऑफिसर हैं, कलेक्टर है, कमिश्नर है, सभी ऑफिसर ये भी जनता के सेवक है। राष्ट्रपति ने इनको सिलेक्शन किया, क्या कहा, आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, लेकिन आपने करनी है समाज की सेवा करनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट है जनता और सर्वेंट है सेवक। सभी अधिकारी जनता के सेवक, सभी अधिकारी जनता के सेवक। जिनको हम चुन कर भेजा वो भी जनता के सेवक। मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है?
जो मालिक है उनको बना दिया सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। उल्टा हो गया देश में। इसलिए हमारा ये प्रयास है, प्रयास कर रहा हूँ कि वो मालिक है वो मालिक ही रहना चाहिए, आप लोग सेवक हैं। इसलिए मैंने सूचना का अधिकार गवर्नमेंट के पीछे पड़ा। जब जनता मालिक है, तिजोरी उनकी है, तो मेरे तिजोरी का पैसे का आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये कानून बना कि वो मालिक है, उनका पैसा कहाँ कहाँ खर्चा होता है ये पूछने का हर नागरिक का अधिकार है, वो मिलना चाहिए बोल के मैंने आंदोलन शुरू किया। सरकार हाँ हाँ कहते गई, करने के लिए तैयार नहीं। 10 साल तक मैं प्रयास किया, आखिर मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे, जनता के हक के लिए मृत्यु आ गया परवाह नहीं, आज़ाद मैदान में बैठ गया। 12 दिन का अनशन हो गया, और 12 दिन के अनशन के बाद राष्ट्रपति ने इस कानून पर साइन किया, और ये कानून 2002 में पहले महाराष्ट्र में लागू हो गया 2002, और उसका अनुकरण 2005 में पूरे भारत में लागू हो गया। तो आज उसका परिणाम देख रहे हैं। सूचना का अधिकार, एक सामान्य गरीब आदमी है, 10 रुपये के फॉर्म पर वो जानकारी मांगता है तो टेबल पर बैठा हुआ आदमी हिल जाता है। 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, हेलीकॉप्टर घोटाला बाहर आ गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, इतनी शक्ति मिली है लोगों को। अभी तक मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका पूरा 100% अमल हो रहा है, लेकिन काफ़ी शक्ति मिली जनता को। सूचना का अधिकार, ग्राम सभा को पावर, विधानसभा और लोकसभा से ग्राम सभा बड़ी है। ग्राम सभा को इलेक्शन नहीं है, ग्राम सभा स्वयं को है, सार्वभौम है। वो 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर बन गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है, उसको इलेक्शन नहीं है। ये ग्राम सभा ने MLA MP को भेजा, इसलिए बनी है विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा की जननी कौन है? ये ग्राम सभा है, इसने बनाया इनको। इसलिए विधानसभा और लोकसभा हर 5 साल में बदलते रहते हैं, ग्राम सभा कभी बदलते नहीं, वो स्वयं वो है, और ग्राम सभा इनको बदलते रहती है। ऐसे ग्राम सभा का अधिकार का कानून हम लोग बनाया। गांव में आया हुआ पैसा खर्चा करते से पहले ग्राम सभा का परमिशन लेना। जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं है तब तक खर्चा नहीं करेंगे। अगर ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा का परमिशन ना लेते हुए खर्चा किया तो ग्राम सभा सरपंच डेप्यूटी सरपंच को डिसमिस करेगी और ग्राम सेवक बरतरफ हो जाएगा। कानून ये इतना स्ट्रांग कानून है। ये कानून देश में, मैं एक पंत प्रधान जी के पीछे पड़ा है कि देश में ग्राम सभा का कानून बना। 2 पत्र आ गए पंत प्रधान जी के, मुझे 2 बार पत्र आ गए, हम आपकी कल्पना ग्राम सभा के हैं, हम करने के लिए तैयार हैं, विरोधी पक्ष के साथ बातचीत चल रही है। कितने साल हो गए? 3 साल होने का है, बातचीत चल रही है। मंशा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। अरे ग्राम सभा जितनी मजबूत होगी ना उतना लोकतंत्र मजबूत होगा, जनतंत्र मजबूत होगा, जितनी ग्राम सभा मजबूत होगी। तो ये कानून हम लोग बनाए। अभी पीछे पड़े हैं वार्ड सभा, ग्राम सभा के बाद वार्ड सभा, नगर परिषद, नगर पालिका, महापालिका में जो वार्ड होते हैं और जनता जिस कारपोरेटर को चुन कर भेजती है नगर सेवक, वो नगर सेवक और वो ऑफिसर, उस वार्ड में जो पैसा खर्चा करना है वार्ड सभा की अनुमति लेकर खर्चा करना चाहिए। यह है जनतंत्र, यह है लोकतंत्र। अगर किसी वार्ड में नगर सेवक और ऑफिसर
वार्ड सभा को बिना पूछे पैसा खर्चा किया तो वार्ड सभा नगर सेवक को डिसमिस करेगी, कानून बनाओ। ये है जनतंत्र। उसके पीछे अभी पड़ा है वार्ड सभा, मोहल्ला सभा। सही जनतंत्र देश में लाना तो डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। जितना विकेंद्रीकरण होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। इन्होंने पूरी सत्ता इकट्ठा की है। देखो अभी केंद्र में भी, राज्यों में भी पूरी सत्ता केंद्रित की है। विकेंद्रीकरण की इच्छा ही नहीं इनकी। लोगों के हाथ में पावर देना चाहिए इनकी, ऐसे लगता नहीं। सत्ता केंद्रित रखनी चाहिए। जो करना वो मंत्रालय में करना। इधर बोलते हम लोकतंत्र आ गया, जनतंत्र आ गया, लोकशाही आ गई। लोकतंत्र का अर्थ लोगों ने, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो लोकतंत्र है। तो आज कहाँ है वो लोकतंत्र? आज लोकतंत्र है कहाँ? आज तो सब पक्षतंत्र, पार्टी तंत्र, सरकार तंत्र, अधिकारी तंत्र, लोकतंत्र है कहाँ? इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अभी करीब 23 साल हो गए लड़ते लड़ते लड़ते। तो ऐसे छः कानून में महाराष्ट्र में बना। ग्राम सभा, दफ्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दूसरा टेबल में 7 दिन के अंदर जाना चाहिए। नहीं गया तो उस अफसर को फाइन करो। अरे जनता के तिजोरी में जमा होने वाला पैसा सिर्फ मैनेजमेंट पर खर्चा कितना हो रहा है पता है? गाड़ी, बंगला, ऑफिस, स्टेशनरी, एयर कंडीशन, कितना खर्चा हो रहा है? 70 से 72% जनता का पैसा। जनता का पैसा सरकारी तिजोरी में जमा होता है। 70 से 72% पैसा सिर्फ मैनेजमेंट पर खर्चा हो रहा है। बचा 28%, उसमें भी 15% करप्शन है। क्या होगा देश का? कैसे विकास होगा? हो नहीं सकता कभी। जिस प्रकार से यह देश चल रहा है, इसको देश को भविष्य नहीं है। 72% पैसा सिर्फ आप पगार, गाड़ी, बंगला इस पर खर्चा करें जनता का था, तो विकास क्या करें? इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। अभी भी मैं महाराष्ट्र में जो कई कानून बनाए, भारत सरकार को मैं कह रहा हूँ कि ग्राम सभा को पावर दे दो। ग्राम सभा, गांव में जल है, जंगल है, गिट्टी है, जो भी संपत्ति गांव में है वो गांव मालिक है। गांव मालिक है, वो बाहर का कोई मालिक नहीं। भोपाल, दिल्ली में हमारी सरकार है क्योंकि हम भेजा, हम जनता ने भेजा। भोपाल, दिल्ली में हमारी सरकार है, लेकिन हमारे गांव में हमारी सरकार है, जनता सरकार है। तो गांव में कोई भी काम करना है, गांव में कोई भी आपको लेना है, जमीन लेना है, जंगल लेना है, पानी देना है, तो गांव की अनुमति लेनी चाहिए, ग्राम सभा की, तब ले सकते हैं। गांव की अनुमति नहीं लेते हुए जो करते हैं ना, तो इंग्रज और आप में क्या फर्क है? अंग्रेज यही तो करते थे, किसी गांव को ना पूछते हुए जबरदस्ती से लूटना। आज भी मैं देख रहा, देश में घूम रहा है, विदेशी कंपनियों को बुला रहे, विदेशी कंपनी यहाँ बुला रहे, किसानों की जमीन वो कंपनी के लिए दे रहे, किसान जमीन नहीं दे रहा, डंडे चला रहे, डंडे से काम नहीं हुआ, गोली चला रहे। ये क्या जनतंत्र है या अंग्रेज के हुक्मशाही और आप में क्या फर्क है? इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। और अभी भी मैं और दिल्ली में मेरा अनशन हुआ। जन लोकपाल का कानून आ गया तो ये सब कानून उसमें आ जाए। जन लोकपाल के लिए मैं लड़ रहा हूं। कई दिनों से सरकार को कह रहा है जन लोकपाल लाओ। सरकार ना नहीं कहती, लेकिन लाने के लिए तैयार नहीं। ना नहीं कहती, लेकिन लाने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए मैं 16 अगस्त 2016 को दिल्ली में बैठ गया रामलीला में, और 14 दिन के अनशन के बाद पूरा देश खड़ा हो गया और पंत प्रधान जी ने अपना मंत्री भेजा, आपके सेहत की चिंता है, आप अनशन छोड़िए। मैं बोला ठीक है, आप कहते हैं अनशन छोड़ो,
मैं छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन 3 मुद्दे पहले संसद में लाओ, बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 3 मुद्दे पहले लाओ, मैं छोड़ देता अनशन। क्या थे 3 मुद्दे? 3 मुद्दों में एक तो हर राज्य में लोकायुक्त बिल लाओ, हर राज्य में सशक्त लोकायुक्त। जनता की सनद, हर दफ्तर के बाहर बोर्ड लगाओ कि हमारा दफ्तर जनता का काम कितना दिन में करता है। अगर उतना दिन में नहीं किया तो उस अफसर को फाइन करो, उनके पेमेंट से काटो। बिल लाओ, जनता की सनद। तो चौथा, क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर लोकपाल के दायरे में लाओ। सरकार का नियंत्रण निकालो। ये सरकार का नियंत्रण है ना, इसलिए तो ये साठगांठ हो जाती है। गांव से लेकर मंत्रालय तक ये साठगांठ है, साठगांठ। और दोनों मिलकर फिर ये करप्शन करते हैं। तो हमारा कहना था कि क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर इनको स्वायत्तता दे दो, मतलब जन लोकपाल के दायरे में लाओ। जन लोकपाल के दायरे में लाएंगे और सरकार का नियंत्रण निकालेंगे तो करप्शन को ब्रेक लगेगा। ये मांग थी। ये मांग लेकर मंत्री को मैं बोला, प्राइम मिनिस्टर को बताइए कि ये 3 बातें जल्दी लाओ, मैं अनशन छोड़ देता हूँ। तो मंत्री गए और रात को संसद बैठ गई, रात को 1 बजे, और संसद ने ये सुझाव पारित किया कि अन्ना ने 3 बातें जो रखी है हम सर्वसम्मति से पास करते हैं। रेजोल्यूशन पास हो गया। दूसरे दिन फिर से मंत्री आ गया पंतप्रधान जी का लेटर लेकर कि हम रेजोल्यूशन पास किया है, आपके 3 मुद्दे पास हो गए हैं, हम जल्दी से जल्दी लोकपाल लाते हैं। आज कितना दिन हो गया? 2 साल हो गया। 2 साल किस पर विश्वास करना प्रश्न है। अरे संसद में रेजोल्यूशन पास हो गया और देश का प्रथम नागरिक जो पंतप्रधान, वो अपने साइन से लिख कर देता है कि जल्दी से जल्दी हम लोकपाल लाएंगे, और 2 साल हो गए नहीं आ रहे हैं, लोकपाल नहीं लाया। क्या हर्जा है? मंशा नहीं है, नीयत साफ नहीं है। अरे लोकपाल आ गया तो 60-65% करप्शन को ब्रेक लगेगा, गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। आज गरीब आदमी किसी दफ्तर में जाता है, पैसे दिए बिना उसका काम ही नहीं होता। पैसे नहीं दिया, कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, चक्कर काटने के लिए बताते हैं। लोकपाल में ये क्लास 1, 2, 3 ऑफिसर, 4 ऑफिसर लोकपाल के दायरे में आ गए। एक गरीब लोगों को न्याय मिलेगा, उसको चक्कर काटने की नौबत नहीं आएगी, किसी को पैसा देने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हम लड़ रहे हैं इनके साथ, लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। अभी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, 5 राज्यों में हम गए। इतना लोगों का प्रतिसाद है, इतना प्रतिसाद है, मुझे विश्वास हो रहा है। मैं पूरे देश में अभी घूमना है और 6 महीना 8 महीना जाएगा, पूरे देश में घूमूंगा। 120 करोड़ जनता जाग जाएगी क्या? प्रश्न है, मुझे भी पता नहीं। क्यों? बहुत सी जनता में बहुत से लोग ऐसे हैं कि कुंभकर्ण बनकर सो गए हैं। नगारा बजाए जागते नहीं, ढोल बजाए जागते नहीं। लेकिन मैं 6 करोड़ लोगों को संगठित करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। 6 करोड़ लोग, अगर 6 करोड़ लोग संगठित हो गए ना, तो ये सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाएगा। 6 करोड़ लोग संगठित हो गए तो फिर से एक बार मैं होगा रामलीला मैदान। नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लगभग फिर से मैं होगा रामलीला मैदान, और देश की जनता तिरंगा लेकर आएगी रास्ते पर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। और जनता ही कहेगी, फिर जनता ही इनको कहेगी जन लोकपाल लाओ ना तो जाओ, दोनों में होगा। जाना इनको पसंद नहीं है, लाएंगे जन लोकपाल, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। एक जन लोकपाल, उसके बाद है राइट टू रिजेक्ट। 4 उम्मीदवार खड़े हैं, वोटर बोलते हैं ये चारों भी गुंडा है, मैं वोट किसको देना? एक भी इसमें काबिल नहीं है।
4 लोग खड़े हैं, वोटर बोलता है एक भी पसंद नहीं है, तो 5वां चिन्ह डाल दो, ना पसंद थी वोटर के लिए। 5वां चिन्ह, आखिरी चिन्ह ना पसंद थी। अभी वोटर देखेगा मुझे एक भी पसंद नहीं है, ना पसंदी पर मोहर लगाएगा, ना पसंदी। और 4 उम्मीदवार से ना पसंदी पर वोटिंग ज्यादा गिर गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक करते हैं? अरे 12-12, 15-15 करोड़ रुपए। ये जनतंत्र है? गरीब आदमी कैसे इलेक्शन लड़ा सकता? ये तो 2 नंबर के पैसे पर चल रहा है। क्यों? आपको पता है नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे देश के कई पक्ष और पार्टी ने इकट्ठा आकर एक सुझाव लिया है कि हमें चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव के लिए खर्चा लगता है, तो हमें जो डोनेशन मिलता है चुनाव के लिए 20,000 रुपये का तो हिसाब किसी को देना नहीं। सुझाव लिया, 20,000 रुपये तक का हिसाब किसी को देना नहीं। अरे क्यों नहीं देना भाई? 1 रुपये का भी हिसाब क्यों नहीं देना? जनता का पैसा है। सुझाव लिया, हिसाब नहीं देना 20,000 रुपये तक। और आज क्या होता है पता है? ये बड़े बड़े उद्योगपति से लाख करोड़ रुपया डोनेशन लेते हैं, उसका 20-20 हजार के टुकड़े बनाते हैं। 20-20 हजार, क्यों? हिसाब नहीं देना ना, तो 20,000 रुपये के टुकड़े बनाते हैं और उन टुकड़ों को नाम देते हैं, ये नारिया, ये गोमिया, ये चिमिया, ये दामिया। और हमारे देश में ब्लैक मनी व्हाइट होता है पक्ष और पार्टी के माध्यम से, हमको पता है। अरे विदेश का ब्लैक मनी तो हम लाना है, लेकिन हमारे देश में जो ब्लैक मनी है वो व्हाइट होता है पक्ष और पार्टी के माध्यम से। इसलिए हमारी लड़ाई है। मैं अभी जनता को संगठित करूंगा, और देश की जनता अगर संगठित हो तो ये सब बदल देंगे। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सब सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना, किसानों के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, अभी किसान के बारे में मैंने बताया, मजदूरों की क्या हालत है, ये सब बातों को बदलने के लिए ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। इसमें कोई पक्ष और पार्टी का संबंध नहीं। अभी भारतीय जनता ने बताया था ना, आज पक्ष और पार्टी के कारण हमारे देश का विकास रुका है, ये कोई भी इनकार नहीं कर सकता। महात्मा गांधी कहते थे देश बदलना है तो पहले गांव बदलना होगा, जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा। गांव को बदलना, और हम करके दिखाया। जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी, 40 भट्टी, उस गांव में आज 16 साल हो गए, 16 साल बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, 16 साल।